Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। जो पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था कि नेचुरल डिज़ास्टर्स और नेचुरल प्रोसेसेस में क्या लिंक हैं और सिस्टम्स के बारे में बात किया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। और ये आखिरी हमारी स्लाइड थी जहाँ पे हम लोग रुके थे और जिसमें बात किया था कि अगर लैंड यूज़ पैटर्न चेंज होता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि लगता है कि मतलब काफ़ी मामूली सी हैं, लेकिन ये ओवरऑल इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग लेते हैं कि नेचुरल हज़ार्ड्स का और डिज़ास्टर का ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट रहता है। सो ये एक अर्थक्वेक का एग्जांपल है, 2010 में हुआ था हेटी में, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड 7 था। तो बात यहाँ पे यह है कि natural processes when poses a threat to human life or property, it is termed as natural hazard. So unless and until उससे खतरा नहीं है हमारी लाइफ को और प्रॉपर्टी को, तो हम लोग उसको कोई खतरा नहीं मानते हैं या तो हज़ार्ड नहीं मानते हैं उसको। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि जो भी इस तरह के इवेंट्स होंगे, जिस एरिया में भी होंगे, उसमें पॉपुलेशन कितनी है और कितने लोगों को वो अफेक्ट करेगा, तो वो भी एक बात हम लोग आगे देखेंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं मैं दूंगा, तो कुछ उदाहरण हैं उस पर बात करेंगे हम लोग। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग ये भी देखें कि उस इलाके में कितने लोगों को वो इवेंट अफेक्ट कर सकता है। हालांकि कभी कभी ये होता है कि इवेंट बहुत बड़ा है लेकिन लोग कम हैं, तो उसका हज़ार्ड जो है वो खतरा कम हो जाता है लोगों पे। सो वेयर इज अ नेचुरल इवेंट दैट किल्स और इंजर large number of people or causes extensive damage to the property, then it is called catastrophe. मतलब ये एक बड़ी आपदा बन जाती है जब अगर ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आते हैं और इससे अफेक्ट भी करते हैं, मतलब घायल होते हैं तो करके। Many geological processes, मतलब जो geological processes हैं, जिस तरह से हमने बात की एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो हैं, आर पोटेंशियली हज़ार्डस। और ये जो बात हो रही है ये मिक्स है दोनों, मतलब फ्लड्स जो हैं वो सरफेशियल प्रोसेसेस हैं लेकिन अर्थक्वेक इंटीरियर प्रोसेस है। सुनामीज जो हैं उस पर हम लोग जब आएंगे, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जब हम आएंगे इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये जो है ये सेकेंडरी इफेक्ट है, ये प्राइमरी नहीं है। तो ये अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आती है और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से सुनामी पैदा हो सकती है, लेकिन अर्थक्वेक से बहुत बड़ी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मेगा इवेंट हो सकता है, छोटा इवेंट्स नहीं होंगे। इम्पैक्ट जो है, मैंने कहा था कि पानी की सतह अगर एकदम से उसका लेवल चेंज कर दिया जाए तो वो सुनामी जनरेट करेगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो कि एक बाल्टी में या तो आपका तालाब है, उसमें आप कंकड़ फेंकते हो तो कुछ वेव्स जनरेट होती है। इसी तरह से वो आपका सरफेशियल जो सरफेस है, वाटर का सरफेस है, ओशन वाटर का, वो अगर चेंज होता है सडनली तो सुनामी पैदा होती है। ये मीटियोरिटिक इम्पैक्ट से भी होगा कभी कभी, और लैंडस्लाइड भी अगर होगी, सबमराइन लैंडस्लाइड, तो वो भी एक रिजल्ट करेगी सुनामी पे, और साइक्लोन्स भी हैं। तो ज़्यादातर जो जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं और जो हम लोग नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे बिगनिंग का जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि जियोलॉजिकल प्रोसेस और जियोलॉजिकल हज़ार्ड, या तो उसको कहो नेचुरल हज़ार्ड, दोनों एक ही हैं करके। तो ये हेटी का अर्थक्वेक के बारे में है, लेकिन ज़्यादातर ये कहा गया है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो एक कैटास्ट्रॉफ इवेंट बन सकता है करके। फर्दर इसको देखते हैं कि वाई मतलब क्यों हमको इसको समझना ज़रूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर विच डज़ नॉट डिपेंड ऑन द साइज़, मतलब उसकी साइज़ जो है, मतलब मैग्नीट्यूड की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात कर लें तो वो मैग्नीट्यूड कितना था अर्थक्वेक का, उस पर नहीं करता है ज़्यादातर डिपेंड, लेकिन हाँ उससे नुकसान, मतलब कंपन ज़्यादा होगी, वो बात तो है ही है, लेकिन
उसके साइज नहीं होगा ऑफ द इवेंट, बट नंबर ऑफ पीपल गेटिंग अफेक्टेड एंड द एरिया वनरेबल टू सच इवेंट्स। सो कितना एरिया अफेक्ट होगा और कितने लोग प्रभावित होंगे इससे, कितने लोग मारे जाएंगे इससे, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम लोग जो ये इस टॉपिक पे जो बात कर रहे हैं उसमें हमारी मंशा ये है कि भी हम लोग इससे बचें और इससे जो भी प्रॉपर्टी लॉस है और डैमेज जो भी हो रहा है, जो लोग मरेंगे इसमें, वो क्षति हमको कम से कम हो। तो वही एक कार्य इसमें ये करने की ज़रूरत है। तो इसलिए नेचुरल प्रोसेसेस को समझना ज़रूरी है। एन इवेंट इन थिनली पॉपुलेटेड एरिया कैन हार्डली पोज अ मेजर हैज़ार्ड। पॉपुलेशन ही नहीं है आपकी, तो कुछ घर ही हैं वहाँ पे, तो उसको ज़्यादा अफेक्ट करने का वो मेजर हैज़ार्ड नहीं होगा। फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड का 15 जुलाई 2009 का, मैग्नीट्यूड 7.6 था, वॉज सीवियर बट पोज लिटिल थ्रेट बिकॉज इट हैपन इन अ रीजन विथ फ्यू पीपल और बिल्डिंग्स। बहुत ही कम लोग रह रहे थे, स्पार्स आपका पॉपुलेशन था वहाँ पे, और बिल्डिंग्स भी कम थी। हालांकि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ऐसे एरिया में 7.6 का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हज़ार्डस नहीं रहा। लेकिन अगर यही अर्थक्वेक इंडिया में किसी अगली जगह पे आ जाता है, जैसे हिमालय है, कच्छ है, या तो अंडमान में आ जाता है, तो इससे बहुत ही हानि होगी करके। एग्जाम्पल है ये वाला भी 2005 का, जो कि मुजफ्फराबाद में हुआ था। मुजफ्फराबाद खैर अभी मतलब ये तो पाकिस्तान में है, लेकिन हिमालयन श्रृंखला तो एक ही है हमारी, वो एक ही इंडियन प्लेट की पार्ट है करके। तो 8 अक्टूबर 2005 का था, 7.6 मैग्नीट्यूड का था। ऊपर वाला जो है, जो दिखाया गया है, मतलब न्यूजीलैंड का है, वो भी 7.6 का है, ये भी 7.6 का है। वहाँ पे जो न्यूजीलैंड में कुछ ही लोगों को अफेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे करीब 80,000 लोग मारे गए थे। तो ये है एक और। एंड मच स्मॉलर जनवरी 12, 2010 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन हेटी, कितने लोगों को मारा। जो पिछला एग्जाम्पल मैं स्लाइड में दिखा रहा था वो 7 मैग्नीट्यूड का था। 7.6 और 7 मैग्नीट्यूड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये भी बात हम जब मैग्नीट्यूड की करेंगे तब करेंगे, लेकिन ये जानकारी आप अपने दिमाग में रखते जाएं, ताकि हम लोग जब बात करना शुरू करेंगे डिटेल में तो आपके लिए आसान होगा। तो ये मैग्नीट्यूड कम था हेटी का, लेकिन करीब 2,22,000 लोग मारे गए उसमें। तो ये कंपैरिजन कर सकते हो आप। 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक न्यूजीलैंड में होता है, हानि कम होती है, कम लोगों को अफेक्ट होता है बिकॉज पॉपुलेशन नहीं होती। मुजफ्फराबाद एरिया जो है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो 80,000 लोग मारे गए। और 7 मैग्नीट्यूड का मतलब उससे भी कम एनर्जी जिसने रिलीज़ की हेटी में आया 2010 में, उसने 2,22,000 लोगों को मारा। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमको ध्यान में रखना है, कहाँ प्रोसेसेस भी समझने हैं, और उसके साथ साथ हमको ये भी समझना है कि हमारा पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लैंड यूज़ पैटर्न कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत ही अहम बात है यहाँ पे। तो ये दिखाया है, ये ग्राफ जो है इसमें क्या लॉस हुआ, मतलब एक कोबे अर्थक्वेक का है 1995 का है, और दूसरा जो है आपका 2004 की सुनामी का है, सुमत्रा सुनामी है आपकी, और उसके बाद जो है हरिकेन कैटरीना है। तो इसमें डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। ये रीज़न इसका जो था वो ये है आपका, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है आपकी वो आपकी डबल होगी फ्रॉम 3 बिलियन टू 6 बिलियन इन ओनली 40 ईयर्स। तो ये बताता है कि फ्रॉम 1959 से 1999 में ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है। मतलब ज़्यादा लोग, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हज़ार्ड से मतलब दे आर पोज टू हज़ार्ड, और इसकी वजह से हम लोग कहते हैं इसको दे आर एक्सपोज टू हज़ार्ड, मोर पीपल आर एक्सपोज टू हज़ार्ड। और इसमें 2009 का जो बताया गया था वो 6.8 बिलियन हो जाएगा, जो कि हमने बात की है कि ये ऑलमोस्ट 7 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो आप कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी हानि ज़्यादा होगी। लेकिन अगेन ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि पॉपुलेशन किस जगह कितनी है, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि हज़ार्डस होगा कि नहीं होगा करके। आगे बढ़ते हैं। फ्लड्स ड्यूरिंग हरिकेन, ये वाला आपका एक ही का है, 2008 का है।
यहाँ पे जो है सिमिलरली May 2, 2008 cyclone in Myanmar killed almost 1,38,000 in a mostly rural areas. ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए करके कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लोग मरे गए। वेर इज सुपर टाइफून जो आया है जिसका चुंगवान करके है ऑफ कैटेगरी 5, ये कैटेगरीज होती हैं साइक्लोन्स की भी, कैटेगरी 5 सुपर साइक्लोन कहा जाता है जिसमें हवाएं काफ़ी तेज़ होती है। दैट पास डायरेक्टली ओवर नॉर्थ मरियानास आइलैंड साउथ ऑफ जापान। ये 15 सितंबर को हुआ था 2009 को। रिजल्टेड इन नो डेथ बिकॉज फ्यू लीव देयर। पॉपुलेशन कम है, लोगों को अफेक्ट नहीं किया। ऊपर वाला जो साइक्लोन था वो आपका ज़्यादातर जो पुअर कंट्रीज़ हैं उसमें रहा, म्यांमार तो हमारा जो है तो वहाँ पे करीब करीब 1,38,000 लोगों को उसने मारा करके। फिर एक है वॉल्केनिक हैज़ार्ड जो है 1980 में, ये एक्टिव वॉल्केनो है, माउंट सेंट हेलेंस यूएस में है, यूएसए में। तो ये जो है इससे बहुत कम हानि हुई क्योंकि लिटिल प्रॉपर्टी डैमेज वहाँ पे था और पॉपुलेशन बहुत कम है। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, ये एक एग्जांपल है जो कि मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी डिस्कस करें हम लोग अपने लेक्चर्स में। ये जो माउंट सेंट हेलेंस एरिया जो है जहाँ पे ये एक्टिव वॉल्केनो है, इस एरिया में लोगों को बसने नहीं दिया है। हालांकि ये थिकली फॉरेस्टेड एरिया है और वॉल्केनो आपका एक्टिव है, वो तो इरप्शन लगातार होते आए हैं। 1980 में हुआ था ये। तो वहाँ पे कुछ सिर्फ ऑब्जर्वेटरीज बनी हैं, लोगों को लकड़ी काटने के लिए अलाउड किया जाता है वहाँ पे अगर जाना है तो जंगल में। बाकी लोग वहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं बनाने दिया है वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि ये एरिया जो है ये पूरा के पूरा आपका वॉल्केनिक जो हैज़ार्ड है इसकी चपेट में रहेगा। तो इसको अवॉइड किया गया है, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। और इसी वजह से 1980 में जब ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ यहाँ पे माउंट सेंट हेलेंस का, तो इसमें कोई जानहानि नहीं हुई, बहुत ही कम लोगों को मारा गया। ऑन दी अदर हैंड सिमिलर इरप्शन ऑफ वेसुवियस, ये नेपलीज में है आपका, इटली का है, कुड किल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, में हज़ारों लोगों को इसने मारा, बिकॉज ह्यूज प्रॉपर्टी लॉस इसमें हुआ था करके। तो ये फ़र्क है कि हम कहते हैं कि भाई ख़तरा तो है हमको, डिज़ास्टर तो है, ये होता है नेचुरल हज़ार्ड, लेकिन इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे तभी ज़्यादा होता है जब मान सकते हैं कि हम लोग पॉपुलेशन की इफ़ेक्ट क्या है, पॉपुलेशन कितनी है। सो वाई वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द नेचुरल हज़ार्ड, हाउ टू स्टडी, व्हाट शुड वन डू, क्या करना चाहिए हमें और क्यों ये समझना है इसके बारे में, ठीक है ना, और कैसे इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो नेचुरल हज़ार्ड्स हैं ये पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल जियोलॉजी, मतलब एनवायरमेंटल से रिलेटेड है पूरा के पूरा। जैसे हमने इसको कोशिश की थी समझाने की कि 4 सिस्टम्स हैं, ये चारों सिस्टम इंटरलिंक्ड हैं करके। सो बिकॉज ये इंटरलिंक्ड, ये और दूसरा ये है कि इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये एनवायरमेंट को भी अफेक्ट करता है। एनवायरमेंट में आपके ह्यूमंस भी आ गए, मतलब जो हमारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे आ गए हैं, तो ये सबको इफ़ेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाढ़ आ गई, तो बाढ़ जो है ना ही सब रिहायशी इलाके या तो घरों को उजाड़ेगी या तो उखाड़ के ले जाएगी, लेकिन जंगल भी वो काफ़ी को तहस नहस करती है, जंगलों को भी। सो नेचुरल हैज़ार्ड जो है आर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स विच हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ्स एंड कॉजेज डेथ एंड डैमेज, ये बात हमने ऑलरेडी की है। इफ़ सच इवेंट अकर देन इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रिकवर एंड रिहेबिलिटेशंस में काफ़ी समय लग जाता है। अर्थक्वेक आया तो उसको रिहेबिलिटेशन में काफ़ी समय लगेगा आपका। और फ्लड्स भी आते हैं, तो फ्लड्स तो हमारे यहाँ पे ये हो गया है कि हर साल आ रहा है करके, तो हम लोग उससे उभर ही नहीं पाते और दूसरा इवेंट आ जाता है करके। लेकिन ये हमको इसको लॉन्ग टर्म में देखना है कि वहाँ पे क्योंकि प्रॉपरली स्टडी नहीं की गई है, या तो हमने ये नापा ही नहीं था कि भाई इतना फ्लड आएगा फ्यूचर में, और हमने वहाँ पे अपने घर बसा लिए और लोगों को बसने दिया करके, तो वो चीज़ें हमने ध्यान नहीं दी है। सो वन कैन स्टडी द प्रोसेस, इसलिए प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, इसकी जानकारी पूरी अच्छे से होनी चाहिए। एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ पर्टिकुलर हैज़ार्ड इन पर्टिकुलर एरिया। तो जैसे मैंने कहा कि आपका पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर हैज़ार्ड,
जैसे सुनामी है वो हिमालयाज़ में नहीं आ सकता है करके, और अर्थक्वेक तो आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और साइक्लोन जो है वो आपका हिमालयाज़ में नहीं आएगा करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि किस टाइप का साइक्लोन और किस टाइप का हैज़ार्ड जो है किस एरिया में होगा करके, उसी हिसाब से हमारी अपनी तैयारी होनी चाहिए करके। और दूसरा कि मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू यूज़र। यूज़र कौन है? अब सबसे बड़ी बात है यूज़र तो आप हम ही लोग हैं करके। सो हमको ये इसकी जानकारी है, और कुछ हद तक जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल आपको दिया था कि साइक्लोन का जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ही पुख्ता है, उससे हमको पहले से ही जानकारी मिल जाती है कि इस तरह का साइक्लोन है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, विंड स्पीड क्या है, और किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो वो भी हमको जानकारी होती है। और इस हिसाब से हम लोग अपना पूरा वो करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस भी होते हैं उसमें करके। और फ्लड्स का भी रहता है, लेकिन फ्लड्स में रेस्क्यू करने में समय लग जाता है। अगर हमारा फ्लड्स जो है एकदम तुरंत आ गया, मतलब एक इंस्टेंट फ्लडिंग होगी, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है करके। सो बेसिकली आइडिया जो है और जो मंशा है, मैंने कहा था इसके पीछे है, वो ये है कि टू रिड्यूस द रिस्क, मतलब खतरा हमको कम से कम करना है इसमें। इस वजह से ये सारी जानकारियाँ हमारे पास होनी चाहिए करके। अब इंटरकनेक्शन अमंग्स द नेचुरल हैज़ार्ड्स, जैसे मैं पहले से इस पे काफ़ी बारीकी से बात करता आया हूँ कि ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से सारे सिस्टम्स हैं वो जुड़े हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। एक सिस्टम अफेक्ट होगा तो दूसरे को वो ट्रिगर करेगा करके। सो जैसे अभी सबसे पहली जो बात है वो हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें, तो प्लेट टेक्टोनिक्स है। प्लेट टेक्टोनिक्स ने क्या किया, माउंटेन्स बनाए हमारे, ठीक है। और माउंटेन्स ने क्या किया, अगर ये यहाँ पे देखते हैं तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। आपका वेदर्स एंड क्लाइमेट आपको दिया इसने, फिर इसने प्लेट टेक्टोनिक्स ने आपको अर्थक्वेक्स भी दिए, सुनामीज भी दिए, वॉल्केनिक इरप्शन भी दिए, और लैंडस्लाइड्स भी हो रहा है। और यहाँ पे जो है क्लाइमेट की वजह से और वेदर जो है डिफरेंट वेदर्स हैं हमारे, उसकी वजह से फ्लडिंग भी होगा करके। और ये भी इंटरकनेक्टेड है। क्लाइमेटिक इफेक्ट जो होगा उससे भी इंटेंस और एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे, फ्लडिंग भी होगा ज़्यादा प्रेसिपिटेशन की वजह से, और ये सारे इंटरलिंक्ड हैं आपके। आप देखेंगे तो वॉल्केनिक इरप्शन अगेन आपका वेदर को इफेक्ट करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि वॉल्केनिक इरप्शन वेदर को कैसे इफेक्ट करेगा, तो इसमें जब जो इसमें ऐश जो हवा में जाती है उसकी वजह से, और कुछ एग्जाम्पल्स तो ऐसे हैं कि इन्होंने कुछ वर्षों तक, एक इंडोनेशिया का एग्जाम्पल है कराकटाओ का, वो हम बात करेंगे आगे, तो उसमें उसने पूरा एरिया मतलब एक टेम्परेचर था वो कहीं 2 या 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए उसको कम कर दिया था, 2 डिग्री के आसपास गिर गया था। 2 डिग्री काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज होता है करके। तो इसी तरह से वो वेदर को भी इफेक्ट करता है, वॉल्केनिक इरप्शंस, और वॉल्केनिक इरप्शन कैन ट्रिगर सुनामी आल्सो, अर्थक्वेक्स कैन ट्रिगर सुनामी आल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं हमारी करके। सो अगर नेचुरल डिज़ास्टर हम लोग इंडिया में बात करते हैं बेसिकली अर्थक्वेक्स की, तो ये हमारे पास काफ़ी जोन्स हैं यहाँ पे, जो कि ये हिमालय वाली श्रृंखला है, ये पूरा जोन जो है जोन 5 में आता है। कच्छ इलाका है गुजरात का, वो भी जोन 5 में आता है। फिर आपका अंडमान जो है वो भी जोन 5 में आता है। तो हमारे पास 3 ऐसे जोन हैं जो कि जोन 5 में हैं, जो कि खतरे हैं करके। सो इंडिया सिर्फ अर्थक्वेक से ही वर्नेबल नहीं है, मतलब इस पर से खतरा नहीं है, बाकी काफ़ी डिज़ास्टर्स हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर जिससे वो है। सो मोर देन 58% ऑफ द लैंड मास इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक ऑफ मॉडरेट टू वेरी हाई इंटेंसिटी। ये बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि कुछ ऑलमोस्ट 60% के एरिया जो है वो आपका प्रभावित होगा अर्थक्वेक से। ओवर 40 मिलियन हेक्टर, 12% ऑफ इट्स लैंड इज प्रोन टू फ्लड एंड रिवर्स। तो इसमें से 40 जो 12% है, 12% कौन सा एरिया हो जाएगा आपका, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, वो एरिया ज़्यादा इफेक्ट होगा करके। आजकल तो राजस्थान में भी देखा गया है कि वहाँ पे भी काफ़ी बाढ़ आ जाती है करके। अबाउट 5,700 किलोमीटर आउट ऑफ 7,500, ये हमारी कोस्ट लाइन है, जो मैंने कहा था पहले कि 7,000 से ज़्यादा किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारे पास। तो 7,500 में से 5,700 किलोमीटर्स की जो कोस्ट लाइन है इस प्रोन टू साइक्लोन एंड सुनामीज। और सुनामी कहाँ पे, हमारे ये एरिया में पूरा आ सकता है। ये इफेक्ट 2004 का यहाँ तक आया था पूरा, आपका ईस्ट कोस्ट से लेके
वेस्ट कोस्ट तक था, मतलब पूर्व और पश्चिम दोनों जगह आया। तो और यहाँ पे देखें तो वेस्ट में अगर देखते हैं तो ये एरिया जो है यहाँ पे इस तरफ जो है मकरान सबडक्शन जोन है, मकरान एरिया जो कि ईरान में है, उसकी वजह से भी यहाँ पे सुनामी का इफेक्ट होगा गुजरात में और बॉम्बे तक हो सकता है, क्योंकि 1945 में यहाँ का एक एविडेंस है जिसमें ये सुनामी आई थी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई आधे से ज़्यादा जो कोस्टल रीजन है वो तो सुनामी और साइक्लोन से भी अफेक्टेड है करके, अर्थक्वेक से आपका 58%, ऑलमोस्ट 60% का है करके। अबाउट 68% ऑफ इट्स कल्टिवेटेड एरिया इज़ वल्नरेबल टू ड्रॉट ऑल्सो। तो हम लोग ये भी ले सकते हैं, ताकि मतलब कुछ एरिया जो राजस्थान के हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर हम लोग ड्रॉट भी हो सकता है। इट्स हिली एरिया आर एट रिस्क फ्रॉम लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस। सो लैंडस्लाइड्स हमने इस बार इस मौसम में, मतलब जो पिछला गया आपका मानसून गया है, उसमें काफ़ी लैंडस्लाइड्स के बारे में देखा और सुना कि हिमाचल में, उत्तराखंड में काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुई हैं और उसके पहले वर्षों में भी इसमें ये इफेक्ट आया था करके। मोरओवर इंडिया इज़ ऑल्सो वल्नरेबल टू केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इमरजेंसीज एंड अदर मैन मेड डिजास्टर्स। तो ये एक पूरा चित्र है कि हमारा इंडिया में क्या क्या डिजास्टर्स से हम लोग प्रभावित हो सकते हैं करके। सो एक आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अगेन हमारे यहाँ पे काफ़ी संस्थाएं हैं जो नेशनल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है करके, जैसे एनडीए में है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, और स्टेट एजेंसीज़ भी हैं जिस तरह की, ये दोनों मिल के काम करती हैं। और क्योंकि यही है जो कि आपका जब मिटिगेशन वाला पार्ट होता है, मतलब जब आपका कोई भी इस तरह की आपदा होती है तो ख़तरा आता है और अफेक्ट करता है एरियाज़ को, तो वो लोग करते हैं। तो ये आपका एक ग्राफ बनाया कि कैसे होगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कैसे किया जाएगा करके। तो एक तो ये है आपका कि मेनली आपका प्रिवेंशन, किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, उसका मिटिगेशन क्या है। जैसे मैंने कहा कि हालांकि सारे हज़ार से आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, लेकिन आप रिस्क जो है उसको कम कर पाएंगे। तो मिटिगेशन क्या होगा, प्रिपेयर्डनेस क्या है, किस तरह से हम लोग एक्ट करेंगे। भाई अगर मकान गिर गया है तो किस तरह से उसको निकाल, फ्लड्स में मकान बह जा रहे हैं तो किस तरह से लोगों को बचाया जाए, फ्लड्स में अगर लोग डूब रहे हैं तो कैसे बचाया जाए। मेनली वो डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग पे। तो आप एक फोर्स बनाते हैं अपनी, जैसे एनडीए में की है, और इसकी फोर्स वो जो हैं, जो कि लोग आपके तैनात रहते हैं, इनकी मॉक ड्रिल्स भी होती है। और फिर मान लो कि कोई इवेंट हुआ तो उसके बाद वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा करके, इमीडिएट, ठीक है, असेसमेंट पहले करेंगे हम उसका कि कितना डैमेज हुआ है और कितने लोग लगेंगे वहाँ पे और किस तरह का डैमेज है और किस तरह की मशीनरी लगेगी। क्योंकि ये 2001 में जो भुज का अर्थक्वेक आया था, तब हम लोग इतने सक्षम नहीं थे, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्रेन्स अवेलेबल नहीं थी जो कि मलबे को उठा सके, और कुछ जगह तो ऐसा हुआ था कि क्रेन से कुछ मलबा उठाया गया तो वो गिर गया और जितने लोग बचे थे वो भी मर गए उसमें। तो ये भी हादसे हुए हैं वहाँ पे करके। तो असेसमेंट बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है इसमें, और उस समय वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी प्रॉम्प्टली एक्ट किया इस पर, और काफ़ी अच्छी मतलब पॉलिसीज़ लेके आए हैं इसको, मतलब ये सॉर्ट ऑफ एन प्रिपेयर्डनेस के लिए करके कि किस तरह से हम लोग करेंगे, इमीडिएट रिलीफ कैसे पहुंचानी है, रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा वहाँ का एरिया का, और रिहेबिलिटेज कैसे करना है लोगों को करके। तो ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है इसमें। सो मेनली अगर हम देखें तो डिज़ास्टर रिस्क इन इंडिया आर फर्दर कंपाउंडेड बाय इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी रिलेटेड टू चेंजिंग डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो किस तरह से हमारा रहन सहन है और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उस पर डिपेंड होगा। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, डेवलपमेंट विथ हाई रिस्क जोन्स, ठीक है, इसको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है करके। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो जियोलॉजिकल हैज़ार्ड्स हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं करके। ऑन ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ सिचुएशन वेयर डिज़ास्टर seriously threaten India's economy, its population and sustainable development.
तो ये एक ज़रूरी है। आजकल हम लोग बात करते हैं हर जगह कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जब आप इन प्रोसेसेस को समझोगे और इन प्रोसेसेस से जो भी हज़ार्ड है, जो भी खतरे हैं, उनको मिनिमाइज़ करोगे आप करके, तभी जाके सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। सस्टेन, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है हमको, नहीं तो वो भाई दूसरी बार बाढ़ आई तो वो बह गया करके, तो वो नहीं करना है। दूसरी बार अर्थक्वेक आए तो अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स बनानी है आपको, फ्लडिंग से बचना है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत इसमें रहती है करके। नाउ सम ऑफ द मेजर डिज़ास्टर्स ड्यूरिंग, ये एक लिस्ट बनाई थी हमने, ये हालांकि ये 2014 तक की है। हम कोशिश करेंगे कि आपसे जब शेयर करें ये, तो हम लोग इसको अभी तक की बनाए। हालांकि मैंने बिगिनिंग में कुछ स्लाइड शेयर की थी जिसमें कुछ मूवीज़ भी थी, वायनाड का एक था किस्सा, हिमाचल के कुछ थे, मणिकरण का था, मतलब इस एरिया के थे कुछ वीडियोस थे जो कि, लेकिन हम लोग इसमें करीब मेजर डिज़ास्टर के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। 2014 में बड़ा फ्लड था, ठीक है। इसी तरह से हुड साइक्लोन, और ये पूरा हमने एक लिस्ट बनाया है जो कि आप इसको देख सकते हैं और ये आपको काम आ सकता है। आपके कुछ भी जो एग्ज़ामिनेशन आपको देना है या तो आपको इसको लगना है, तो ये लिस्ट आपके पास होगा। इसमें अर्थक्वेक्स भी हैं, क्लाउड बर्स्ट भी हैं, सबके बारे में बात की गई है और काफ़ी अच्छा लिस्ट बना है ये करके। सो एक ये टॉपिक है जो कि अर्थक्वेक्स के ऊपर है, तो हम लोग अभी यहीं रुकते हैं आज के लिए, और इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे और इसमें ब्रीफली हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में, कुछ एग्जांपल्स को लेके, और आगे बढ़ेंगे इसके साथ करके। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार।